नमस्कार। भारत की कहानी आखिर ये कितनी पुरानी है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। हजारों साल के इतिहास को कुछ ही मिनट में समेटने की एक कोशिश करते हैं। तो भारत की कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, सदियों तक तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा साधा लगता था, लेकिन फिर 1920 में कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। यही तो इतिहास की खासियत है ना? ये हमेशा नई खोजों से बदलता रहता है। पहले माना ये जाता था कि हमारी कहानी शुरू होती है वेदों से, ये जो हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं इनसे, और इनका समय करीब 1500 ईसा पूर्व का माना जाता था। लेकिन जैसा मैंने कहा, 1920s में सब बदल गया। पुरातत्वविदों को, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, कुछ ऐसा हाथ लगा जिसने इतिहास की किताबों का पहला पन्ना ही फिर से लिख दिया। इसने भारत की कहानी को हजारों साल और भी पुराना बना दिया। तो चलिए बात करते हैं इस खोई हुई सभ्यता की। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी महान सिविलाइजेशन जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शानदार शहरों में पनप रही थी। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थी। नहीं, ये उस जमाने के महानगर थे। आज से 4000 साल से भी पहले कांस्य युग में बसे हुए एकदम विकसित शहर। तो क्या खास था इस सभ्यता में? अरे बहुत कुछ। इनके शहर देखिए, एकदम प्लान्ड, मतलब बेहतरीन अर्बन प्लानिंग थी। और मजे की बात यह है कि समाज ज्यादातर धर्मनिरपेक्ष लगता है। मेसोपोटामिया और मिस्र तक इनका ट्रेड चलता था। सोचिए, पानी और साफ सफाई का सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी हैरानी होती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत अमीर व्यापारी वर्ग भी था। इन लोगों की इंजीनियरिंग तो बस कमाल ही थी। इन्होंने बड़े बड़े पब्लिक बाथ्स यानी स्नानागार बनाए और ढकी हुई नालियों का पूरा जाल बिछाया। ये ऐसी चीजें थीं जो दुनिया की कई बाद की सभ्यताओं के पास भी नहीं थीं। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था और फिर अचानक ये पूरी की पूरी सभ्यता जैसे गायब हो गई। आखिर क्या हुआ इनके साथ? ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। देखिए, पक्का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ आई होगी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरी कहती है कि धीरे धीरे मौसम बदला, क्लाइमेट चेंज हुआ और उनकी हरी भरी जमीन रेगिस्तान बन गई, जिससे खेती करना नामुमकिन हो गया। या हो सकता है कि इन सब वजहों ने मिलकर इन महान शहरों को खत्म कर दिया हो। तो जब ये शहर खत्म हुए, भारत की कहानी रुकी नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये दौर था महान विचारों का, कर्मकांडों से हटकर अंदर की ओर झांकने का। इसी दौर में सामने आए वेद। वेद शब्द से बना है जिसका मतलब है जानना। वेद असल में उस समय के ज्ञान का खजाना है। ये जिंदगी और प्रकृति की खूबसूरती पर फोकस करते हैं। फिर आते हैं उपनिषद। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। उपनिषदों ने कहा, बाहर नहीं, अंदर खोजो। उन्होंने खुद से सवाल पूछे, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है? मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये बातें वहीं से आई हैं। सोच के इसी उथल पुथल भरे माहौल में एक नई धारा का जन्म हुआ, बौद्ध धर्म। जहां वैदिक परंपरा ग्रंथों और कर्म कांडों पर आधारित थी, वहीं बौद्ध धर्म ने तर्क और अपने अनुभव पर जोर दिया। इसका लक्ष्य था दुखों से मुक्ति, यानी निर्वाण। अब ये जो नए विचार थे, ये सिर्फ किताबों या फिलोसॉफिकल बहसों तक ही सीमित नहीं रहे। इनका असर राजनीति पर भी पड़ा और इसी के साथ नींव पड़ी भारत के पहले साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य। 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक को एक बहुत बड़ा साम्राज्य विरासत में मिला, जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। वो इस पूरे इलाके को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पूर्वी राज्य कलिंग पर एक बहुत ही भयानक युद्ध छेड़ा। इतना खून खराबा हुआ कि गिनना मुश्किल था। इस जीत के बाद जो तबाही हुई, उसे देखकर अशोक का दिल दहल गया और यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने कहा, सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म की विजय है। उन्होंने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। एक बेरहम विजेता से वो शांति का दूत बन गए। इसीलिए मशहूर इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा, हजारों बादशाहों के नामों के बीच अशोक का नाम चमकता है और लगभग अकेला चमकता है, एक सितारे की तरह। वाकई
उनका बदलाव उन्हें दुनिया के सबसे अनोखे शासकों में से एक बनाता है। तो हमने सिंधु घाटी देखी, फिर वेदों और उपनिषदों का दौर देखा, और फिर मौर्य साम्राज्य। इन सब के बीच एक धागा है जो सब कुछ जोड़ता है, एक 6000 साल पुराना अटूट धागा, एक अटूट निरंतरता। सोचिए जरा, सिंधु घाटी की अर्बन प्लानिंग से लेकर उपनिषदों की फिलोसॉफिकल खोजों और अशोक के नैतिक शासन तक, एक सांस्कृतिक धागा है जो लगातार बुना जाता रहा है। इसने हमेशा नए विचारों को अपने अंदर समाया, लेकिन अपनी खास पहचान कभी नहीं खोई। तो हजारों साल बाद इस प्राचीन कहानी का कौन सा हिस्सा आज भी हमारे अंदर जिंदा है? समाज, सोच और लीडरशिप के ये पुराने तरीके आज की दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।